जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस केमिस्ट्री की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अपमार्जक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों अपमार्जक। और इससे संबंधित हम डिटेल्स देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे और देखेंगे किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक अपमार्जक। ठीक है, इस टॉपिक में दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर के बारे में हम लोग देखेंगे, हम लोग साबुन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कैसे इनका निर्माण होता है, किस तरह के केमिकल इनमें प्रयुक्त किए जाते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अपमार्जक हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है अपमार्जक। तो दोस्तों ये क्या है, सबसे पहले हम डिफिनीशन समझेंगे कि अपमार्जक कहते किसे हैं। आइए देखते हैं। इसको हम कह सकते हैं डिटर्जेंट। क्या? डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट शब्द से तो आप परिचित ही होंगे, डिटर्जेंट पाउडर, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है दोस्तों? अपमार्जक बेसिकली क्या है? एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? एक विशेष प्रकार का कार्बनिक, एक विशेष प्रकार का क्या है? कार्बनिक पदार्थ है जिसमें साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। जिसमें साबुन की तरह मैल को क्या कहेंगे? डर्ट। ठीक है, मैल मतलब डर्ट। मैल साफ करने का गुण होता है। ठीक है, अब देखिए साबुन भी ये काम करता है। जो साबुन सोप हम इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या करता है? कपड़े से, या अगर वो जो है मृदु साबुन है तो वो शरीर से मैल साफ करने का काम करता है। और यहाँ डिटर्जेंट क्या काम करता है? वॉशिंग पाउडर क्या काम करता है, जिसको हम अपमार्जक कहते हैं। ये भी दोस्तों मैल साफ करने का काम करता है या डर्ट साफ करने का काम करता है। बात समझ में आई? वह कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, क्या है? क्या है अपमार्जक? अपमार्जक वह कार्बनिक पदार्थ है जिसमें साबुन की तरह, जैसे साबुन मैल साफ करता है वैसे इसमें भी मैल साफ करने का गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब दोस्तों अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जक साबुन के स्थान पर कपड़े धोने, साबुन के स्थान पर कपड़े धोने, मतलब आपने देखा होगा अगर आपको कपड़े साफ करने हैं दोस्तों तो आप इस चीज से भली भांति परिचित होंगे, व्यवहारिक जीवन की बात है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप कपड़े साबुन से भी धो सकते हैं, जिसके लिए स्पेशली जो है सोप आते हैं, और आप डिटर्जेंट से भी धो सकते हैं। बस तरीका दोनों का थोड़ा सा अलग होता है। तो कहने का मतलब दोनों मैल को साफ करते हैं। तो डिटर्जेंट का या अपमार्जक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? साबुन के स्थान पर कपड़े धोने में। ठीक है, तथा बर्तन व अन्य घरेलू सामान साफ करने में। ठीक है, बर्तन या फिर अन्य घरेलू सामान साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इनका इस्तेमाल या तो कपड़े धोने में, या तो बर्तन धोने में, या तो अन्य घरेलू सामान, जैसे बोतल आपको साफ करनी है तो आपने अपमार्जक थोड़ा सा लिया, पानी लिया, उसको साफ कर दिया। बर्तन धोने में भी इस्तेमाल हो जाता है और कपड़ा जो है भी साफ करता है। ये अपमार्जक का काम हो गया। एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, साबुन और इसमें एक अंतर है, वो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साबुन का उपयोग जो होता है, साबुन का जो उपयोग होता है वो केवल मृदु जल मतलब सॉफ्ट वाटर, ठीक है, में ही किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, साबुन का प्रयोग दोस्तों आप केवल सॉफ्ट वाटर या मृदु वाटर में ही कर सकते हैं। हमने पढ़ा है दोस्तों भारी जल और सॉफ्ट जल, ठीक है, दोनों हमने पढ़ा है। या भारी जल अलग है दोस्तों, कठोर जल, सॉरी कठोर जल की बात हम कर रहे हैं। भारी जल वाला कॉन्सेप्ट अलग है, जो कि मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, वो डिफरेंट चीज हो गई। तो मृदु जल और कठोर जल हमने देखा है। कठोर जल दोस्तों साबुन के साथ कम झाग देता है या बिल्कुल झाग नहीं देता, ठीक है। तो साबुन जो होता है ये मृदु वाटर के साथ या सॉफ्ट वाटर के साथ ही प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। कठोर जल मतलब हार्ड वाटर, ठीक है, के साथ नहीं, ठीक है। साबुन का प्रयोग केवल मृदु जल में किया जा सकता है, कठोर जल के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके विपरीत अपमार्जक का प्रयोग मृदु और कठोर मतलब सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों के साथ हो सकता है। देखिए कितना बड़ा अंतर है। साबुन के स्थान पर कपड़े धोने में इसका प्रयोग तो होता है, लेकिन साबुन से बेटर है जो है साफ करने में, चाहे वो कपड़ा हो चाहे और कोई चीजें हो। क्यों? क्योंकि साबुन केवल मृदु जल में ही प्रयुक्त हो सकता है, हार्ड वाटर में या कठोर जल में नहीं प्रयोग किया जा सकता। लेकिन डिटर्जेंट जो है दोनों वाटर के साथ, दोनों जल के साथ काम करता है, चाहे वो कठोर जल हो या हार्ड वाटर हो, और चाहे वो मृदु जल हो या सॉफ्ट वाटर हो। क्लियर हो गया? बहुत बड़ा अंतर है ये दोस्तों। चलिए ये चीज हमने समझ ली। अपमार्जक में और साबुन में अंतर, ठीक है। अपमार्जक और साबुन में अंतर। अपमार्जक और साबुन में अंतर। अब देखिए दोस्तों, हमने देख लिया कि ये दोनों में प्रयोग हो सकता है। इसका कारण क्या है हम समझने का प्रयास करते हैं। अपमार्जक कठोर जल में जो उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम का लवण होता है, अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ कठोर जल में आपको पता है दोस्तों कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, ठीक है। किसके आयन पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। तो इनके साथ क्या करता है? जल में अविलेय लवण नहीं बनाते, ठीक है। अपमार्जक जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बनाते, ठीक है। बात क्लियर हुई? चलिए ठीक है।
अब साबुन क्या करता है, साबुन इनके साथ अविलेय लवण बना देता है, अविलेय लवण बना देता है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रासायनिक अगर संरचना की बात की जाए, अगर अपमार्जक की रासायनिक संरचना की बात की जाए, तो रासायनिक संरचना की दृष्टि से दोस्तों क्या होता है, रासायनिक संरचना की दृष्टि से जो अपमार्जक होते हैं, जो अपमार्जक होते हैं वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने, ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अति उच्च अणुभार, अति उच्च अणुभार के लवण होते हैं, के लवण होते हैं। आपको पता है दोस्तों, अगर हम जो है अम्ल और क्षार को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, जल और लवण प्राप्त होगा। तो इसमें जो है अपमार्जक जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो एक तरह के क्या है दोस्तों, लवण है जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से निर्मित है। इनका जो अणुभार होता है वो अत्यंत उच्च होता है, अपमार्जक का जो अणुभार होता है वो अत्यंत उच्च होता है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये हम अपमार्जक देख रहे हैं। अब इनके कुछ उदाहरणों को देखेंगे दोस्तों, ताकि और चीजें हमें क्लियर हो। महत्वपूर्ण उदाहरणों को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला है आइए देखते हैं, जो पहला उदाहरण है वो कौन सा है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। यह क्या है दोस्तों, अगर इसका जलीय विलयन हमको देखना हो, अगर इसको जल में हम घोल देते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है, इसका अब इस अपमार्जक का जलीय विलयन जो होता है उदासीन होता है, जलीय विलयन उदासीन होता है, ठीक है। इस अपमार्जक का जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अतः ठीक है, क्लियर हुआ। कोई भी इसके साथ कोई भी अपमार्जक होगा, उसका जो जलीय विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। क्यों उदासीन होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर क्या बनते हैं, डिटर्जेंट बनते हैं या अपमार्जक बनते हैं। तो इनका जो जलीय विलयन होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। तो ये जो है सबके लिए लागू होगा, अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये बिना किसी हानि के कोमल रेशों को बिना किसी हानि के कोमल रेशों को साफ करने में, कोमल रेशों को साफ करने में
प्रयुक्त होते हैं, या कह सकते हैं कि अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, इसलिए ये बिना किसी हानि के कोमल रेशों को साफ करने में प्रयुक्त होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर प्रबल अम्ल होगा या प्रबल क्षार होगा तो वो वस्त्र के रेशों को, कोमल रेशों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर विलयन उदासीन है, जाहिर सी बात है, अगर हम इसको जल में घोलते हैं इसका विलयन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन होने की वजह से क्या होगा, क्या ये कपड़े के रेशों को नुकसान पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। यही बात कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए साबुन का जो विलयन होता है दोस्तों, साबुन का विलयन, ठीक है, साबुन का जो विलयन होता है जल अपघटन के कारण क्षारीय होता है। जल अपघटन के कारण क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, इसका जब जल अपघटन होता है तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। इसलिए यह कोमल वस्त्रों को धोने के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर कोमल वस्त्रों को आपको धोना है तो आप साबुन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, अपमार्जक का इस्तेमाल करें। क्योंकि डिटर्जेंट का जो जलीय विलयन होगा वो उदासीन होगा, इसलिए जो है वो क्या करेगा, न तो उसमें प्रबल अम्ल होगा न तो प्रबल क्षार होगा, उदासीन होगा। इसलिए कोमल रेशों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैल को केवल वो साफ कर देगा। लेकिन साबुन का जो जलीय विलयन या जलीय अपघटन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो एल्कलाइन होता है या क्षारीय होता है। इस वजह से क्या होता है, कोमल वस्त्रों को वो नुकसान पहुंचा सकता है, उनके रेशों को वो नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर, चलिए ठीक है, बात समझ में आई। अब हमने डिटर्जेंट को अच्छे से समझ लिया, हमने अपमार्जक को अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे साबुन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वैसे तुलनात्मक रूप से हमने साबुन को देखा, अब हम देखेंगे साबुन के बारे में। साबुन या जिसको हम क्या कहेंगे, सोप। ठीक है, हम क्या कहेंगे, सोप कहेंगे। ठीक है, चलिए उच्च वसा अम्ल, उच्च वसा अम्ल या फैटी एसिड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फैटी एसिड भी कह सकते हैं, फैटी एसिड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों उच्च वसा अम्ल जैसे पोमिटिक अम्ल, इसमें कौन कौन सा अम्ल हो जाएगा, पोमिटिक अम्ल, ये क्या है, उच्च वसा अम्ल है। स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ये दोस्तों कुछ उदाहरण हैं उच्च वसा अम्लों के। आप नोट जरूर कर लीजिएगा, परीक्षा में से पूछ देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने ठीक से याद नहीं किया है, नोट नहीं किया है। स्टीयरिक अम्ल या पोमिटिक अम्ल, ये कौन से अम्ल है, उच्च वसा अम्ल है। ठीक है, कैसे है, उच्च वसा अम्ल है। तो उच्च वसा अम्ल के धातु लवण, धातु लवण ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए साधारणता क्या होता है,
साधारणतः उच्च वसा अम्लों के जल में विलय सोडियम या जल में विलय सोडियम या पोटेशियम के लवणों को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साधारणतः उच्च वसा अम्लों के जल में विलय सोडियम या पोटेशियम के लवणों को, इनके जो साल्ट होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के जो लवण होते हैं दोस्तों, ठीक है, उच्च वसा अम्लों के, ठीक है, उच्च वसा अम्लों के जल में विलय सोडियम या पोटेशियम के लवण ही क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। बात समझ में आई? क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। क्योंकि इनमें मैल साफ करने का गुण होता है। ठीक है, इनमें मैल साफ करने का गुण होता है। ठीक है, मतलब अगर उच्च वसा अम्ल का जल में जो है विलय हो और सोडियम या पोटेशियम के लवण, जल में विलय सोडियम या पोटेशियम के लवण हो उच्च वसा अम्लों के, ठीक है, तो ये क्या होंगे? क्या होंगे? साबुन होंगे। और इनमें क्या होगा? मैल साफ करने का गुण होगा। मैल साफ करने का गुण होगा। अब जैसे हमने देखा सोडियम, जैसे कोई साबुन का उदाहरण लेते हैं, सोडियम स्टीएरेट, स्टीएरेट, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? एक साबुन है। ये क्या है? एक साबुन है। ठीक, साधारणतः साबुन क्या होता है दोस्तों? तेल या वसा के क्षार द्वारा जल अपघटन से बनाए जाते हैं। साधारणतः जो साधारण साबुन होते हैं, साधारण साबुन कैसे बनाए जाते हैं? तेल या वसा के क्षार द्वारा, तेल या वसा के क्षार द्वारा कैसे? जल अपघटन से बनाए जाते हैं। जल अपघटन से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, साबुन क्या होते हैं? जो तेल या वसा के क्षार द्वारा जल अपघटन से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने उदाहरण भी देख लिया सोडियम स्टीअरेट का। चलिए और अच्छे से हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा। अगर तेल या वसा का, ठीक है, तेल या वसा का क्या किया जाए? कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा विलयन, ये क्या है दोस्तों? क्षार है। या कोई अन्य क्षार ले लिया जाए, ठीक है, कोई अन्य क्षार ले लिया जाए। उदाहरण के लिए हम समझाने का प्रयास करें, चाहे कास्टिक सोडा का विलयन ले लीजिए या कोई अन्य क्षार ले लीजिए और तेल या वसा ले लीजिए। इसका क्या किया जाए? जल अपघटन किया जाए। जल अपघटन करने पर, ठीक है, तेल या वसा का कास्टिक सोडा या अन्य क्षार से जल अपघटन करने पर
क्या होगा दोस्तों? साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें। अगर हम जो है तेल या वसा का कास्टिक सोडा के विलयन में या किसी अन्य क्षार के विलयन में जल अपघटन करते हैं तो क्या होगा दोस्तों? साबुन बनेगा और क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा। क्या बनेगा? एक तो साबुन बनेगा, दूसरा ग्लिसरॉल निर्मित होगा। ठीक है, बात समझ में आई? यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया तेल या वसा का साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण कहलाती है। सैपोनिफिकेशन, इसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन मतलब साबुनीकरण। तेल या वसा का सैपोनिफिकेशन कहलाती है, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल या वसा का कास्टिक सोडा में या अन्य क्षार से जब हम जल अपघटन करेंगे तो साबुन और ग्लिसरॉल निर्मित होगा। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यह प्रक्रिया कहलाएगी सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तेल या वसा का यह साबुनीकरण जो होता है दोस्तों, तेल या वसा का साबुनीकरण, ठीक है, तेल या वसा के साबुनीकरण द्वारा प्राप्त साधारण साबुन जो साधारण साबुन प्राप्त होता है, ठीक है, उच्च वसा अम्लों का के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। सोडियम लवणों का क्या होता है दोस्तों? मिश्रण होता है। मतलब इसका क्या है? तेल या वसा के जो साबुनीकरण द्वारा प्राप्त जो साधारण साबुन बनता है, आपने सैपोनिफिकेशन देखा कि किस तरह जो है हम उनको प्राप्त करते हैं कास्टिक सोडा या अन्य क्षार के जल अपघटन द्वारा। तो ये जो साबुन प्राप्त होगा इनके साबुनीकरण से, यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवणों के साथ मिश्रण होता है। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों संतृप्त वसा है, वसा आपने पढ़ी है, एक होती है सैचुरेटेड फैट, एक होती है अनसैचुरेटेड फैट। असंतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो संतृप्त वसा होती है, ये क्या करती है? कठोर साबुन बनाती है। क्या बनाती है? हार्ड सॉप बनाती है। हार्ड सॉप्स, ठीक है। और असंतृप्त वसा जो होती है, ये मृदु साबुन या सॉफ्ट सॉप्स का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, संतृप्त वसा से जब साबुन का निर्माण होगा, जल अपघटन होगा क्षार या कास्टिक सोडा या किसी ऐसे क्षार के जलीय अपघटन से, तो क्या बनेगा? अगर संतृप्त वसा होगी तब उसका कठोर साबुन बनेगा, और असंतृप्त वसा का अगर इस्तेमाल किया जाएगा साबुनीकरण में तो मृदु साबुन बनेगा या सॉफ्ट सॉप बनेगा। क्लियर? क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं।
आगे समझते हैं दोस्तों कुछ और बातें। साबुन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है साबुन बनाने के लिए? साबुन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। साबुन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। आइए देखते हैं कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। पहला, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल जिसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल हो गया वनस्पति तेल। तो साबुन बनाने में दोस्तों वनस्पति तेल में कौन कौन सा तेल प्रयुक्त होता है? मूंगफली का तेल प्रयुक्त होता है। ठीक है, महुआ, अरंडी, महुआ, अरंडी, नारियल आदि का तेल। ठीक है, मूंगफली, महुआ, अरंडी, नारियल इनका तेल प्रयुक्त होता है। ये वनस्पति तेल कहलाता है। आपको पता है दोस्तों कि ये क्या है? असंतृप्त वसा है। नारियल को छोड़ के, नारियल संतृप्त वसा है, लेकिन इसके अलावा जो है सारे तेल क्या है? असंतृप्त वसा है। पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे दोस्तों। एक तो कच्चा माल ये हो गया। दूसरा कच्चा माल कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। अब देखिए, या तो कास्टिक सोडा, ये सोडा, या तो कास्टिक पोटास का विलयन। इन दोनों में से किसी एक का, या तो कास्टिक सोडा का या तो कास्टिक पोटास का विलयन इस्तेमाल किया जाता है साबुन को बनाने में। किसको बनाने में? साबुन को बनाने में। के जली विलयन। ठीक है, जली विलयन। क्लियर? इनके जो है जली विलयन द्वारा इसका वो कराया जाता है, निर्माण कराया जाता है। तीसरी चीज जो इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं पूरक, या क्या कहेंगे? फिलर्स। जो अगली चीज साबुन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होती है दोस्तों, वो फिलर्स है या पूरक है। कुछ ऐसे पदार्थ जिनको मिलाने से साबुन का भार और आयतन बढ़ जाए। जिनको मिलाने से साबुन का भार और आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ पूरक पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों, जिनको मिलाने से साबुन का भार और आयतन, ठीक है, भार और आयतन दोनों जो है बढ़ जाते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? फिलर्स कहेंगे। ठीक है, या क्या कहेंगे? हम पूरक कहेंगे। और साबुन क्या होता है? साबुन ठोस रूप में जम जाता है। इनको मिलाने से क्या होता है? साबुन ठोस रूप में जम जाता है। आपने देखा होगा साबुन सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो कुछ फिलर्स को मिलाने की वजह से क्या होता है? ठोस हो जाता है। अब क्या क्या ये चीजें हैं जो ठोस है? पूरक के रूप में कौन सी चीजें हैं जो मिलाई जाती हैं? आइए देखते हैं। आइए बस उनको नोट कर लें, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
वो कौन से पूरक पदार्थ है दोस्तों? वो कौन से पूरक पदार्थ है? सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोप स्टोन, सोप स्टोन, ये सब जो पदार्थ है ये किस तरह के पदार्थ हैं? फिलर्स के लिए। ठीक है। जो कपड़ा धोने का साबुन होता है दोस्तों, कपड़े धोने के साबुन में फिलर्स के रूप में क्या बनाया जाता है, मिलाया जाता है? रोजिन, रोजिन मिलाया जाता है, जिसको बिरोजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरोजा। रोजिन या बिरोजा मिलाया जाता है, जिससे इससे क्या होता है? रोजिन या बिरोजा मिलाया इससे क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है साबुन अधिक झाग देता है, अधिक झाग देता है। और दूसरी बात क्या होती है? मैल हटाने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब कपड़े धोने के साबुन में कुछ रोजिन या बिरोजा भी मिला दिया जाता है, क्योंकि नहाने के साबुन में दोस्तों आपके शरीर में इतनी मैल तो होगी नहीं, कितना हार्ड चीज मिलाई जाए। तो रोजिन या बिरोजा मिलाने से क्या होता है? क्योंकि कपड़े के साबुन में मिलाया जाता है ताकि कपड़े का मैल जो है अच्छे से साफ हो सके और उससे अधिक झाग भी पैदा हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ हमने देखा साबुन के 3 जो है कच्चे पदार्थ हैं, वनस्पति तेल हो गया, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास हो गया, तीसरा फिलर्स हो गया, ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम बने साबुन का और जम जाए ठोस रूप में। इस तरह हमने ये देखा फिलर्स को भी ऐड किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने डिटर्जेंट पढ़ा, जिसको हम अपमार्जक भी कहते हैं, साबुन पढ़ा, और इन दोनों चीजों से संबंधित जितनी चीजें थी हमने डिस्कस की, उनको देखा, समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर करें, लिखें। और दोस्तों इसके नोट्स जरूर बनाएं, आपकी परीक्षा में नोट्स ही काम आएंगे लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो ये चीजें नोट करने की चीजें, आप इनको नोट करते हुए आगे बढ़े। तो इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।